हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल में दिल से स्वागत है। तो आज हम केवल एक ही स्टॉक की बात करने वाले हैं, एक ही बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी बात करें तो बिजनेस मींस प्लस एंड माइनस पॉइंट उस बिजनेस के, कि क्या चीज़ें अच्छी हैं उस बिजनेस के बारे में और क्या चीज़ बुरी है उस बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले। तो सिर्फ एक ही कंपनी के रिलेटेड यहाँ पर बात होने वाली है, उसकी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि इस चैनल पे किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होता। आपको कुछ बेचना है, खरीदना है, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर डिस्कस कर फिर ही डिसीजन ले सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसको देखकर लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी के, कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसको देखकर लोग बहुत टेंशन में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि प्रमोटर पहले कितने परसेंट होल्ड करते थे, 71%, और FI 18%, DI 7%, और पब्लिक के पास कितना था, 8%। बट कुछ समय बाद प्रमोटर की होल्डिंग कम हो गई, वो कितनी हो गई, 67। FIs की भी कम हुई है, बट DI की ज़्यादा हुआ है। ये क्या है, ये ओल्ड डाटा है, ये लास्ट 3 और 4 क्वार्टर का डाटा है। अगर आप न्यू डाटा देखोगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रमोटर लगातार अपना माल बेच रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेचते बेचते प्रमोटर की कितनी हो गई। अगर हम न्यू डाटा की बात करें तो 49% की होल्डिंग होगी, बट अब लास्ट जुलाई में 23% की होल्डिंग रह गई है। प्रमोटर लगातार अपना शेयर्स बेचते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओल्ड डाटा से हमें पता लग रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, पहले 72% के पास, अब कितनी हो गई है, 43 के पास। तो प्रमोटर लगातार अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं। तो क्या हमें इससे डरना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं आपने, तो कोई तो होगा जो उसे खरीद रहा है। तो उसे खरीदने वाला कौन, इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक? अगर तो वो शेयर इंस्टीट्यूशन खरीदती है तो हमें इतना परेशान होने और इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो शेयर पब्लिक खरीद रही है तो हमें थोड़ा डर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शेयर अगर पब्लिक के पास जाता है तो ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास हो जाती है। अगर आप यहाँ पर चेक करने को जाओगे, ऑब्जर्व करोगे कि प्रमोटर ने माल बेचा तो है, किसको बेचा है, तो अगर हम पब्लिक का चेक करें तो उनका स्टार्टिंग से अभी तक कुछ ज़्यादा स्टेक नहीं है, 4 to 5% ही हुआ है। तो इसका मतलब किसने माल खरीदा होगा, DI और FIs ने। अगर हम इसका डाटा चेक करें तो इससे पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल माल खरीद रही है। तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बात करें कि ये कौन सी कंपनी है, ये है इंडिको। ये एक मोनोपोली कंपनी है जिसमें 90% ये है और 20% दूसरे हैं। मतलब मोनोपोली का मतलब कि हमारे देश के अंदर ही डोमेस्टिक लेवल पर ही जो उड़ानें होती हैं उसका 65% शेयर इनका है। अगर हम इंटरनेशनल पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं तो इनका 20% के अप्रोक्स मार्केट शेयर इनका है। क्या मोनोपोली होना अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इनका लो कंपटीशन हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसका ग्रोथ होना। किसी भी कंपनी का, किसी भी मार्केट का और शेयर का ग्रोथ होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपनी का, चाहे वो इंडिविजुअल हो या उसका कम कंपटीशन हो, बट उसकी लगातार ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ मोनोपोली किसी भी कंपनी का होना इतना इफेक्ट नहीं डालता, उसके साथ उस कंपनी की ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर हम इंडिको को स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला है लो कंपटीशन। लो कंपटीशन मतलब ज़ीरो कंपटीशन नहीं, कंपटीशन है बट बहुत कम है, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा एक्सपैंड कर चुकी है। इस कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि अगर कोई इसको बीट करने के लिए आता है ना तो वो बहुत पीछे रह जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं बट वो इसके सामने टिक नहीं पाई, इसलिए ये लो कंपटीशन है। ऑलरेडी कंपनी जो इनको टक्कर देती थी वो बंद हो गई, जैसे कि
किंगफिशर। किंगफिशर एक बहुत बड़ा नाम था, बट इस कंपनी के आगे वो टिक नहीं पाया, वो भी बंद हो गई। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट कंपटीशन कौन था, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज भी बहुत अच्छी कंपनी थी, तो ये भी खत्म हो गई। आप देख ही सकते हो कि इसका क्या हाल हुआ है, क्योंकि ये जो स्पेस है इंडिगो ने क्रिएट की है, इस पे टिकना बहुत मुश्किल है। देन अगर हम बात करें बैलेंस शीट, अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है कंपनी के, RNS। पहले क्या था, कंपनी नेगेटिव में चल रही थी। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत बुरी है या ख़राब कर रही है, बट इसके ये पता चलता है कि क्या कंपनी पॉजिटिव होगी। बट आगे आपने देखा है कि कैसे कंपनी पॉजिटिव हुई है और अब और पॉजिटिव हो गई है, जिससे पता चल रहा है कि कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ किया है, अपने वर्क पर, अपनी कंपनी पर मेहनत की है, जिससे वो नेगेटिव रेवेन्यू से पॉजिटिव रेवेन्यू तक आ गई। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो ज़ीरो है, इन पर लॉन्ग टर्म पर कोई कर्जा नहीं है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो 18,000 करोड़ कर्जा दिखा रहा है। ये तो सारे हो गए अच्छे पॉइंट। तो अब इनके रिस्की पॉइंट्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ऑयल, क्योंकि ये बहुत सारा डिपेंड रहते हैं ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर। इनके लिए भी एक ऑयल चाहिए होता है। तो ये क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो हमें एयरलाइंस में भी, इंडिगो में भी कुछ इनको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्रूड ऑयल पर। आगे हम बात करें कि मोनोपोली बिजनेस कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और अपना ग्रोथ के साथ साथ अपनी मार्केट में रेपुटेशन और अपने कंपटीशन को कम रखना और आगे ग्रोथ करते रहना उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि किंगफिशर जैसी बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी चलेगी, जेट एयरलाइंस चलेगी, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कितना कैश, कितने पैसे बर्न करने पड़ते हैं अपनी मार्केट में स्टेबल रहने के लिए और लगातार कंपनी में ग्रोथ करने के लिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये एक अच्छा बिजनेस है, अच्छा सेक्टर है, क्योंकि ये एक तो मोनोपोली है, मोनोपोली के साथ साथ इसमें ग्रोथ भी अच्छी है। तो अगर आप चाहो तो इस सेक्टर को, इस शेयर को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।